समास किसे कहा जाता है जी? मतलब समास का मतलब क्या है, ये मेरा पूछने का तात्पर्य है। हम्म? बताइए अपनी अपनी भाषा में जो जानता हो। नहीं जानते हो? बोलो। बोलो भैया। आवाज आ रही है मेरी? बोलो। बोलो। आवाज नहीं आ रही क्या आप लोगों को मेरी? आ रही है सर जी। तो कुछ तो जानते होगे समास के विषय में, किसको समास कहा जाता है? कुछ नहीं जानते हो? कुछ नहीं पढ़े हो कभी? हम्म? संस्कृत समाज का संक्षेप विकलन समाज है। हम्म। चलो। देखिए, सबसे पहले समास शब्द बना कैसे, है ना? तो थोड़ा सा एक जान लेते हैं, क्योंकि व्याकरण पढ़ रहे हैं तो इतना तो पता होना चाहिए हमें। नहीं? है ना? धातु है एक असुक्षेपणे। कौन धातु है? असुक्षेपणे। ठीक है। जैसे असुक्षेपणे धातु, ये जो है, जब ये कैसी होती है, समुपसर्ग पूर्व होती है। प्रादियों में सम को सुने हो ना? धातुओं के युग में इनकी कौन संज्ञा हो जाती है? उपसर्ग संज्ञा। तो समुपसर्ग पूर्वक कौन धातु? असुक्षेपणे धातु। उससे क्या किया जाता है पंडित जी? भाव अर्थ में कौन प्रत्यय होता है? घय प्रत्यय। कौन प्रत्यय करते हैं आप? भाव अर्थ में, यहाँ लिख देता हूँ ना। भाव अर्थ में घय प्रत्यय करते हैं। ठीक है। बात समझ में आई? अब क्योंकि घय कैसा है, ये तो है, यकार जी की सर। संज्ञा हो रही है ना? तो नित्य बात आप क्या करेंगे? आप पहले क्या बना लेंगे, इसका मिला करके स म स ऐसा बना लेंगे ना? अरे माँ हल है तो आ मिल जाएगा असु का। असु में उपदेश नासिक से उकार की संज्ञा हो जाएगी, अस बचेगा तो क्या बनेगा? स म स ऐसा बन जाएगा ना? उधर घय का क्या बचेगा केवल आपका? घय में क्या बचेगा? और यकार की सर। संज्ञा आ बचेगा, है ना? यकार की संज्ञा हो चुकी है, अभी ये तो प्रत्यय पर में है, तो ये तो होने के कारण वो बधा को क्या कर देगा पंडित? दीर्घ कर देगा, हीरो है ना? कर देगा। ये तो बात, और बधा को क्या हो जाएगा? तो बधाया से वृद्धि होगी। दीर्घ। उपधा, है ना? तो माँ को क्या कर देंगे आप? उपधा को वृद्धि कर वो देंगे बता आप, को है ना? वृद्धि कर। उपधा को वृद्धि कर देंगे तो क्या बन जाएगा आपका? समास। अरे अब मिला देना, समास बन जाएगा। ठीक है। बात समझ में आ गई? जी सर। है ना? हाँ। अब समास का मतलब क्या है? तो हम लोग व्युत्पत्ति करते हैं, समासनम समासः। क्या व्युत्पत्ति करते हैं? समासनम समासः। ठीक है। जो समासन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं पंडित? समास समास कहा कहते हैं। जाता है ना? बहुनाम पदानां मिलित्वा एकपदी भवनम है। बहुत सारे पद मिलकर के जहाँ एक पद बन जाए, उसको ऐसा करके अलग अलग आप व्युत्पत्तियां देखते होंगे। ठीक है। एक पद होना बहुत सारे पदों का, है कि नहीं? हम्म। उनके अंदर जो विभक्तियां होती हैं, विभक्तियों का जो लोप हो जाता है, वही समास है। हम्म। नहीं होता है? जैसे राज्य पुरुष, राज्य में जो षष्ठी है, वो पुरुष में जो प्रथम, वो लोप होकर के क्या बन जाता है? एक रूप बन जाता है वो, है ना? है कि नहीं? जो विभक्तियां, उनका लोप हो जाता है। यही होता है ना? क्या जी? हम्म। जी सर। हम्म। इस विषय में एक श्लोक प्राप्त होता है, बहुत अच्छा फेमस टाइप। तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, अब ध्यान रखो थोड़ा सा, है ना? ताकि आगे बताओ पढ़ाओ तो किसी को आसानी हो समझाने में। पदानाम लुप्यते यत्र
प्रायः स्वां संविभक्तयः। प्रायः स्वः विभक्तयः। सा है ना, विभक्तयः। ठीक है। पुनः एकपदी भावः। अब उन सब में क्या हो जाना, जो अलग अलग विभक्तियां थी जो विद्यमान दिख रही थी आपको, उनमें सब में क्या हो जाना। हम्म। पुनः एकपदी भावः। उन सबका एकपदी भाव हो जाना, तो क्या कहा जाता है। बोले स समास उच्चते, उसको समास कहा जाता है पंडित जी। समास उच्चते तदा। ठीक है ना। बहुत सारे पदों का मिल करके एक पद हो जाना, यही तो बात है। जो उनकी अपनी अपनी विभक्तियां थी उनको लोप लोप हो जाना। पदों में जहां अपनी अपनी जो विभक्तियां दिखाई देती हैं उनका लोप होकर के एक पद मात्र बन जाना उनका, ये समास है। ठीक है जी। बात समझ में आ गई सबको। जी सर। मेरी आवाज आ रही है, समझ में आ गई बात ना सबको। इतनी बात क्लियर है सबको ये। हम्म। अरे बोलो यार फटाफट से, आधा घंटा तो आप जी बोलते ही नहीं है। ठीक है चलो। अब देखिए, एक बात यहाँ पे समझ में आती है कि हम लोग जब समास करते हैं तो समास दो अवस्थाएं अपने पास रहती हैं, है ना। ये देखो लोग जाते जा रहे हैं, आए थे बहुत आ गए थे तो फिर और ऊपर से स्किप करके जाते जा रहे हैं। मैं अभी मेरे दिमाग घूमी तो मैं रिकॉर्डिंग कर दूंगा बंद इसकी, है ना। पढ़ लेंगे फिर जो नहीं आए जैसे। देखिए, समास जब हम करते हैं तो इसमें दो बातें रहती हैं, अवस्थाएं दो रहती हैं। आप लोग सुने होंगे, आप लोग पढ़े होंगे इस चीज को, है ना। कौन सी दो अवस्थाएं रहती हैं। एक रहती है एकार्थी भाव और दूसरी रहती है पंडित जी कौन सी, सुनो। एकार्थी भाव और अपेक्षा भाव। व्यपेक्षा भाव, दो प्रकार से सामर्थ्य रहता है। ठीक है। सामर्थ्य, अरे हम लोग पढ़ते हैं समर्थ पदों में ही समास होता है, पढ़ते हो ना, है। जी। समर्था पद विधि आगे आएगा सूत्र, पढ़ेंगे आप जब, है ना। तो समर्था पद विधि वहां पढ़ते हैं। ये जो पद विधि है, पद विधि मतलब पदानाम विधि, पद विधि, पद संबंधी विधि, पद विधि। पदों की जो विधि है वो पद विधि दो प्रकार से हो सकती है। ठीक है। पद संबंधी विधि जो है दो प्रकार से होती है। कैसे दो प्रकार से होती है, किन कब कब उनमें सामर्थ्य रहता है, तो दो प्रकार की सामर्थ्य उन्होंने बताई, एक विपेक्षा भाव सामर्थ्य और दूसरी कौन सी सामर्थ्य बताई भाई, एक अर्थी भाव सामर्थ्य। अब समास एक इनमें से आरती किसमें भाव। होता है, विपेक्षा में या एक अर्थी भाव में, किसमें सामर्थ्य होता है, ये किसमें समास होता है, क्यों जी, बताओ। एकार्थी भाव में सर। एक अर्थी भाव में, है ना। और अच्छा, हम लोग जो वाक्य बोलते हैं उसको, वो कौन से भाव में रहता है, एकार्थी भाव में या विपेक्षा भाव में। कोई वाक्य बोला हमने, जैसे देवदत्तः ग्रामं गच्छति, अब यहाँ एकार्थी भाव है या विपेक्षा अपेक्षा भाव सर। यहाँ विपेक्षा है ना, क्योंकि एक पद को, देवदत्त को ग्राम की, गच्छति की, ऐसा एक दूसरे को परस्पर एक दूसरे की क्या है, विपेक्षा है, विशिष्ट अपेक्षा है, तभी उसका अर्थ आपको बोध होगा, है ना। यहाँ एक आरती भाव तो है नहीं, लेकिन राज्य पुरुषः में क्या है, दोनों का मिल करके एक अर्थ हो जाता है, यही ना है ना। जी। बात समझ में आ गई। समास किस में होता है, एक आरती भाव में या विपेक्षा में, किस में होता है बताओ। एक आरती भाव में। एक आरती भाव में। तो अभी इसमें कोई समस्या तो नहीं। हम्म। अब बाकी चीजें जो हमने नहीं जानी है,
है ना, वो कितने प्रकार का है, डेफिनेशन क्या है, वो सारी चीजें आगे वो बताने वाले हैं खुद से, इसीलिए मैंने यहाँ पे नहीं बताया आपको। चलिए, क्या कह रहे हैं, समासः पंचधा तत्र समसनम समासः। समास कितने प्रकार के बताए गए पंडित जी? यहाँ पहले ये पढ़ लीजिए, समसनम समासः। समास किसको कहा जाता है? समास किसको कहा जाता है? समसनम समासः। समसन समास कहलाता है। समसन मतलब, समसन समास मतलब, बोलो, अरे पढ़े ना, बोलो। संक्षेपीकरण। हम्म, संक्षेपीकरण। संक्षेपीकरण। बहुत सुंदर। बड़ा सा पत्था उसको मिला करके छोटू सा कर दिए, यही क्या कहलाएगा? अरे व्यक्तियां चलेंगी उसकी, तो वो छोटू हो गया, थोड़ा सा छोटा हो गया है। उसी को क्या कहते हैं हम लोग? समास। समास कह देते हैं। ठीक है सर, है ना? वो पीडीएफ आपको भेज दिया गया है हिंदी वाला, आप देख सकते हैं, उसमें से पढ़ सकते हैं। ठीक है, अभी फिलहाल इससे पढ़िए, लेकिन जब पाठ लगाएं अपने से तो उस पीडीएफ को खोल लीजिएगा। ठीक है, बहुत सरल भाषा में एकदम अच्छे से उसमें लिखा है सब, जी। है ना? अब वो समास जो समसनम समास जिसको आपने कहा है, संक्षेपीकरणम समासः, है, जो आपने कहा है कि ये समसन को समास कहा जाता है, वो समास है कितने प्रकार का? बताएंगे कितने प्रकार का? हम्म, कितने प्रकार का बताए पंडित जी? पांच पंचधा। प्रकार। पांच प्रकार, है ना? क्या कह रहे हैं पंचधा समास के विषय में? बोले वह विशेष संज्ञा विनिर्मुक्त, है ना, सह समासः विशेष संज्ञा विनिर्मुक्त केवल समासः प्रथम। वह जो समास है वह विशेष, कौन है ये? विशेष संज्ञा से, उनमें जो 5 प्रकार के समास हैं, उन समासों में जो विशेष संज्ञा विनिर्मुक्त है, अर्थात विशेष संज्ञा से जो रहित है, उसको हम लोग क्या कहते हैं भैया? विशेष संज्ञा विनिर्मुक्त समास क्या कहलाता है? कौन समास है विशेष संज्ञा विनिर्मुक्त? प्रथमा, केवल अर्थात समास। केवल समास। केवल समास। बात समझ में आ गई? विशेष संज्ञा से विनिर्मुक्त समास प्रथम समास अर्थात केवल समास के नाम से जाना जाता है। ठीक है जी, आगे क्या कह रहे हैं? प्रायः पूर्व पदार्थ प्रधान अव्ययी भाव द्वितीय। प्रायशः, जहां पर समास में क्या होता है पंडित जी? पूर्व पदार्थ प्रधान होता है। पद नहीं कहा, क्या कहा उन्होंने? पदार्थ। पदार्थ। हाँ, समझ में एक बात? कौन प्रधान हो? बोलो फटाफट से। पूर्व पदार्थ। पदार्थ प्रधान। पूर्व पदार्थ प्रधान, पूर्व पदार्थ प्रधान। जहां पूर्व पदार्थ प्रधान होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं जी? अव्ययी भाव अव्ययी समास। भाव। समझ में आ गई बात? चलिए, अब वही पीडीएफ में आपको शायद दिखा दूं तो अच्छा रहेगा, वहीं से देखेंगे तो समझ में आएगा अच्छे से, है ना? क्योंकि मुझे लग रहा है कुछ बदलना चाहिए। स्क्रीन दिख रही है मेरी? अरे बंद हो गई। बंद हो गई है। नहीं सर, तभी दिख रही है ना, देखो। जी दिख रही जी है। सर। देखो, देखा समास? पीडीएफ देखा? जी जी। अब ये सब तो मैंने आपको बता ही दिया, यहाँ से आगे अपने चल रहा है। क्या कह रहे हैं? ये खुला तो उसमें है। क्या कह रहे हैं जी? विशेष जब समास, मतलब कह रहे हैं विशेष संज्ञा विनिर्मुक्त केवल समासः प्रथमा। विशेष संज्ञा से विनिर्मुक्त समास क्या कहलाता है?
केवल समास कहलाता है। प्रथम केवल समास होता है ना। ठीक है, वही कह रहे हैं, जब समास तो किया जाता है परंतु उसकी शास्त्र में अव्ययी भाव तत्पुरुष आदि जैसी कोई विशेष संज्ञा नहीं की जाती, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, केवल समास के नाम से जानते हैं। ठीक है, कह रहे यह समास सहस्त्रपा सूत्र से या इसके योग विभाग द्वारा संपन्न होता है। सूत्र है ना आपका सहस्त्रपा, ये समर्थ संबंध का समर्थ संबंध के साथ समास होता है, तो वही है जी। आपका। जैसे पूर्वभूत इत्यादि, भूतपूर्व, है ना, ये समास आपके बनते हैं। ठीक है, अब कह रहे हैं यहाँ पे सहस्त्रपा से समास तो हुआ है परंतु उसकी कोई विशेष नाम उसका नहीं रखा गया है, ना तो उसका नाम अव्ययी भाव है, ना उसका तत्पुरुष है, ना बहुव्रीहि है, इसीलिए उसको क्या कहा जाता है, केवल समास कहा जाता है। ठीक है, इसी समास को प्राचीन परंपरा में, प्राच्यों की जो परंपरा है उस परंपरा में किस नाम से जाना जाता है, सुप्सुपा समास कहा जाता है। अब कहीं तो आपको इसको केवल समास के नाम से मिलेगा, आपसे पूछ लिया जाएगा पूर्वा में कौन सा समास है, केवल समास है ना, और या फिर भाषा बदल के दे देगा तो क्या पूछ लेगा कि कौन समास है, सुपा समास। सुप्सुपा समास है, क्योंकि वो सहस्त्रपा से होता है ना, तो इसीलिए उसको सुप्सुपा समास भी बोल देते हैं। बात समझ में आ गई? मेरी आवाज आ रही है मेरी? आ रही है सर। जी सर। तो बात समझ में आ गई आपको? जी सर। है ना, तो वागर्था विवाह इन सब में कौन समास है, यही समास होता है आपका, है ना। क्या इस नाम से यह नाम इसलिए रखा गया है कि इसमें एक सुबंत दूसरे सुबंत के साथ विशेष मतलब कोई संज्ञा के बिना उसको समर्थित होकर के और समास को उपस्थापित करते हैं, है ना, वागर्था विवाह या फिर आपका भूतपूर्व इत्यादि। ठीक है सर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, पहले वाले में। दूसरे वाले में आ जाओ। दूसरे वाले में क्या करें, प्रायेण पूर्व पदार्थ प्रधान अव्ययी भाव दिया, जहां पर प्रायशः पूर्व पदार्थ की प्रधानता हो उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, अव्ययी भाव के नाम से जानते हैं। सेकंड समास हो जाता है हमारे, दूसरा समास हो जाता है। ठीक है, अव्ययी भाव एक अनुवर्थ अर्थात अर्थानुसारी संज्ञा है। अव्ययी भाव कैसी संज्ञा है, अनुवर्थ संज्ञा है, अनुवर्थ संज्ञा है। ठीक है, अनुवर्थ मतलब जो अर्थ का अनुधावन करे, अर्थ के अनुकूल हो, उसी को हम लोग अनुवर्थ बोलते हैं। ठीक है, आप सुनेंगे व्याकरण में कहीं भी आपको शब्द मिले कि अनुवर्थ संज्ञा है, तो अनुवर्थ संज्ञा का मतलब कि उसने अर्थ का मतलब वो अर्थ के अकॉर्डिंग उसका नाम रखा गया है। ठीक है, समझ आई बात, जैसा अर्थ मतलब उसके स्वरूप के, उसके स्वभाव के अनुकूल उसका नाम रखा गया है ना। अब क्यों ऐसा है, क्योंकि इसमें देखिए कभी भी इसके जो शब्द है उनका व्यय उसमें नहीं होता है, तो इसीलिए उसका नाम क्या कर दिया गया, अविभाव कर दिया गया। वही बताएंगे, देखिए क्या कह रहे हैं, इस समास में प्रायः पूर्व पदार्थ क्या होता है, अव्यय होता है ना, और उत्तर पद अनव्यय होता है, परंतु समास होने पर समस्त पद अव्यय बन जाता है। यही तो करते हैं हम लोग जब समास करते हैं। अधिहरि में अधि क्या होता है आपका बताओ, अरे अधिहरि में अधि क्या है, अव्यय। उपगंगम में उप क्या है, यही है। यथा में यथाशक्ति में यथा क्या है, अव्यय। अब ये सब अव्यय है, जब इनका समास आपका अधि का हरि के साथ, उप का कृष्णम के साथ, यथा का शक्ति के साथ जब समास होता है तो वो पूरा पद क्या बन जाता है, समस्त पद स्वयं अव्यय बन जाता है। ठीक है, अव्यय बन जाता है। हाँ। तो जो अनव्यय था उसको अव्यय बना दिया जाता है, यही तो होता है ना इसमें। अरे कृष्ण क्या था, अनव्यय था, उसमें बदलाव हो सकता था, है ना, संभावनाएं थी, प्रत्यय इत्यादि करके हम उसको कारष्ण इत्यादि सब शब्द हम बनाते थे। है? अभी क्या हो गया, उसमें कोई बदलाव आप नहीं कर सकते अव्यय बनने के बाद, अर्थात जिसका व्यय ना हो वही तो अव्यय है भाई। तो ये कह रहे अनव्ययम अव्ययम भवति इति अव्ययी भाव, जहां पर अनव्यय को भी अव्यय बना दिया जाए, ये कौन है, ऐसा कौन हुआ, अव्ययी कौन हुआ भाव। ऐसा, अव्ययी भाव। ठीक है, वही कह रहे हैं। अभिभाव समास में प्रायशः क्या होता है पंडित जी, पूर्व पदार्थ की क्या होती है, प्रधानता होती है। जैसे हरऊ इति अधिहरि, अर्थात हरि में अधिहरि का अर्थ क्या है कि हरि में, है ना, कह रहे यहाँ अधि क्या है, पूर्व पद है आपका, जो कि अधिकरण अर्थ का द्योतक है। अधिहरि में क्या है, अधिपूर्व पद हो गया, वो किस अर्थ का द्योतक है, अधिकरण का, क्या हरि में, है ना। ठीक है, अतः अधिहरि समस्त पद में भी अधिकरण की प्रधानता है। इसी प्रकार कृष्ण से समीपम उपकृष्णम शक्ति अनतिक्रम्य यथाशक्ति इत्यादि, ये आपके उदाहरण आपको जानने चाहिए। मतलब पूर्व पदार्थ की जो पूर्व पद है ना,
जैसे अधि है, अधि का अर्थ क्या है? अधिकरण। उप का अर्थ क्या है? उपकृष्णम में उप का अर्थ क्या है? सामीप्य। समीप समीप तो सामीप्य। इन सब, हाँ, पदों की नहीं, पद के अर्थ की प्रधानता होती है। बात समझ में आ गई? ठीक है, समझ में आ गई भाई, है ना? तो ये इतनी बात जी क्लियर हो गई आपको? जी सर। अव्यय, क्यों इसको अव्ययी भाव कहा जाता है, क्यों, है ना? और ये पूर्व पदार्थ प्रधानता कैसे होती है, सब क्लियर हुआ। अब देखिए एक बात और बता रहे हैं, देखिए जहाँ ये यहाँ अव्ययी भाव की परिभाषा में प्रायण ऐसा देखा जाता है कि जिससे ज्ञात होता है कि कहीं कहीं पूर्व पदार्थ की प्रधानता नहीं रहती, तथापि अव्ययी भाव समास अधिकार के अंतर, मतलब उसके अधिकार में आ जाने के कारण वहां पे अव्ययी भाव हो जाता है। आपने एक लॉजिक दिया कि प्रायेण पूर्व, इसीलिए उन्होंने देखो प्रायेण कहा। उन्होंने क्या कहा? प्रायेण। उन्होंने ये नहीं कहा कि पूर्व पदार्थ प्रधान, प्रायेण हटा के नहीं कहा उन्होंने। पूर्व पदार्थ प्रधान अव्ययी भाव अद्वितीय ऐसा कहते तो मतलब निश्चित ही पूर्व पदार्थ प्रधान होगा तो अव्ययी भाव होगा। लेकिन प्रायेण उनका जोड़ना ये बताता है हमें, ये प्रायेण पद देना कि भैया प्रायशः ऐसा होता है, अर्थात कदाचित नहीं भी होता है। बात समझ आ रही है? हम कहते हैं ना कि भैया प्रायशः, बोले आप क्या, आप अध्ययन ही करते हैं? आप कहीं घूमने नहीं जाते हैं? वो प्रायशः अध्ययन ही करते हैं, है ना? अर्थात ज्यादा से ज्यादा वो 365 में 350 दिन अध्ययन ही करता है, 15-20 दिन बस निकलता हो तो निकलता हो, यही है ना? तो प्रायेण, बोले प्रायशः ऐसा ही होता है, मतलब प्रायशः पूर्व पदार्थ ही प्रधान होता है, लेकिन कदाचित क्या होता है पंडित जी, अविभाव के अधिकार में आने के कारण भी, क्योंकि अधिकार में पठित है, अधिकार में पठित होने के कारण भी वहां क्या होता है, है ना, उसमें यद्यपि पूर्व पदार्थ की प्रधानता नहीं रहती और अविभाव समास हो जाता है। ठीक है, इसीलिए प्रायण ग्रहण किया है। समझ में आ गई बात? तो कह रहे हैं अविभाव समास अधिकार के अंतर्गत होने पर भी उसमें उसे अविभाव कहा जाता है। जैसे उन्मत्त गंगम, लोहित गंगम, है ना? अब कह रहे उन्मत्ता गंगा यस्मिन स देशः उन्मत्त गंगम, ऐसा विग्रह होने पर बहुव्रीहि समास अन्य पदार्थ की प्रधानता होती है। यहाँ देखिए, तो आप विग्रह करेंगे उन्मत्त गंगम का, तो उन्मत्त गंगा, है ना, उन्मत्ता गंगा यस्मिन सा, जहां पर गंगा उन्मत्त हो गई, थोड़ी विस्तृत हो गई है, थोड़ी उच्छृंखल हो गई है, वो देश, ऐसा देश क्या कहलाएगा? उन्मत्त गंगम। नहीं? तो अब ये कहाँ अन्य पद को उद्दीपित कर रहा है ना, उद्दीपित कर रहा है, बताओ? और ये कहाँ का लक्षण है? बहुव्रीहि का। जी जहां गंगा जाके लोहित हो गई है ना? लोहिता गंगा यस्मिन सह देशः, ऐसा देश, लोहित गंगम देश। तो ये अन्य पद को उद्दीपित कर रहे हैं ना? बताओ? जी हम्म जी लेकिन सर। तदपि यहाँ कौन समास हुआ है? तदपि यहाँ कौन समास है? अव्ययी भाव समास। अव्यय भाव। क्यों? क्या? क्योंकि यहाँ पे पूर्व पदार्थ की प्रधानता है, इसीलिए। हम्म क्यों है ऐसा, बताओ? पूर्व पदार्थ की प्रधानता है इसीलिए। गंगा शब्द है इसलिए क्या? हम्म अरे उसके अधिकार में पठित है भाई, इसीलिए बता के नहीं आए अभी ऊपर, अच्छा हाँ हाँ उसके अधिकार में है इसलिए। जी इसीलिए, और कोई रीजन थोड़ी ना है। अव्ययीभाव समास के अधिकार में पठित होने के कारण ये अव्ययीभाव समास है। समझ में ये बात? जी चलो, प्रधानता यहाँ अन्य पदार्थ की है, तो याद रखना ये, है ना? चलिए, कह रहे प्रायेण उत्तर पदार्थ प्रधान तत्पुरुषः समासः तृतीया। प्रायशः, ये प्रश्न ऐसे थोड़ी ना बनेगा, प्रश्न तो सिंपल बनेगा आपसे यहाँ से। बस इस जानकारी के लिए आपको ध्यान में रहना चाहिए, है ना? क्योंकि आपको भी पढ़ाओगे भी, आप नहीं पढ़ाओगे कभी, आप भी, आपको भी तो पढ़ाना है, तो पढ़ के रह जाना है जी केवल। खैर, तो ये सब चीजें समझ में होनी चाहिए। तो कह रहा है प्रायेण उत्तर पदार्थ प्रधान तत्पुरुषः तृतीया। प्रायशः जहाँ पर उत्तर पदार्थ की, अभी देखिए पूर्व पदार्थ की प्रधानता थी तो अव्ययी भाव, अब उत्तर पदार्थ की, पद नहीं कहा उन्होंने, और प्रायशः ग्रहण किया है। ध्यान रखना हर जगह, उत्तर पदार्थ प्रधान तत्पुरुषः तृतीया। समझ में आ रही है बात? अब कोई पूछ ले आपसे कि भैया देखिए हर वृत्ति में ये वृत्तिकार ऐसा क्यों कर रहा है कि प्रायेण पूर्व पदार्थ प्रधान, प्रायेण प्रायेण कहने की जरूरत क्या है इसको? तो उत्तर दे पाओगे ना कि भैया कदाचित तो ऐसा होता है कि जहां पर उत्तर पदार्थ की प्रधानता हो या पूर्व पदार्थ की प्रधानता हो तो अव्ययी भाव उत्तर पदार्थ की हो तत्पुरुष। लेकिन कहीं कहीं जैसे उन्मत्त गंगा, लोहित गंगम, इन सब जगह पे यदि भी पूर्व पदार्थ की प्रधानता नहीं है तदपि वहां पे अव्ययी भाव हुआ है। क्यों? क्योंकि उसके अधिकार में पढ़ा गया है। तो उत्तर दे पाओगे नहीं?
जी सर। जी जी सर। तो कह रहे प्रायशः उत्तर पदार्थ की प्रधानता होने पर तत्पुरुष समास होता है, जो कि तृतीय समास है, हमारा तीसरा नंबर का समास है ना। तत्पुरुष भेदः कर्मधारय, तत्पुरुष का एक भेद है कर्मधारय और कर्मधारय का एक भेद है द्विगु। ठीक है। अब तत्पुरुष समास जब आप पढ़ेंगे, तत्पुरुष में सामान्य यदि होगा, है ना, उसमें विभक्तियों के अकॉर्डिंग चलता है, द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी, ऐसा तत्पुरुष चलता है आपका, ये तो सिंपल सबको पता होगा। उसके बाद में जब उस तत्पुरुष में विशेष्य विशेषण आ जाता है, क्या आ जाता है पंडित? विशेष्य विशेषण आ जाता है। विशेष विशेषण तो उसी को हम लोग क्या कहने लग जाते हैं तत्पुरुष को? वही तत्पुरुष क्या कहलाने लग जाता है जब विशेष्य विशेषण उसमें दिखने लगे हमें? तो कर्मधारय कर्मधारय। कर्मधारय समास। कहलाने लग जाता है ना, कर्मधारय कहलाने लगता है ना। उसी कर्मधारय में यदि हमें एक चीज दिखने लगे, क्या? वही कर्मधारय यदि संख्या पूर्व वाला हो जाए तो द्विगु। संख्या क्या कहलाएगा? द्विगु बन जाता है। बात समझ में आ गई? ठीक है जी, है ना। सामान्य समास जी। तत्पुरुष, जैसे मान लो ये इतना बड़ा गोला है पुरुष का, ठीक है। अब इसी गोले में यदि इतना हिस्सा ये कैसा हो जाए, विशेष विशेषण भाव को लेके आ जाए, तो क्या हो जाएगा आपका? कर्मधारय हो जाएगा। अब उसी कर्मधारय में यदि संख्या पूर्व वाली बात आ जाए तो इतना क्या हो जाएगा आपका? ये द्विगु हो जाएगा। बात समझ में आ गई? क्योंकि वही कह रहे हैं, तत्पुरुष सूत्र के अधिकार में वेद समास तत्पुरुष समास कहा जाता है। द्वितीय विभक्ति से लेकर के सप्तमी विभक्ति तक के जिस व्यक्ति विभक्ति अंत का उपपद के साथ समास का विधान किया जाता है, वह तत्पुरुष समास उसी विभक्ति के नाम से व्यवहृत होता है। जैसे कष्टमश्रितः, कष्टश्रितः, या द्वितीय तत्पुरुष हम लोग सब जानते हैं, कोई ऐसा बताने वाली इसमें जरूरत है नहीं। हरिणात्राता, हरित्राता, तो या तृतीया सुनाई दे रही है, तृतीय विभक्ति के साथ समास हुआ है समर्थ सुबंध का, तो ये तृतीय तत्पुरुष, ऐसे करके हम लोग बनाते जाते हैं, है ना। अक्षय शौंडा में सप्तमी तत्पुरुष, ऐसा सब कोई दिक्कत नहीं ना इसमें, तो सामान्य परिचय है तो। हम्म। और इस समास में उत्तर पद के अर्थ की प्रधानता होती है। अभी हम लोग पढ़े प्रायः उत्तर पदार्थ प्रधान, इस समास में उत्तर पद के अर्थ की प्रधानता होती है। जैसे पुरुषः यथा, जैसे राजपुरुषः, राज्यः पुरुषः, राजपुरुषः। ठीक है, क्या बनाया? जैसे राज्ञः पुरुषः, राजपुरुष। राजपुरुषः। सह राजपुरुष। राजपुरुष कह रहे यहाँ पे षष्ठी तत्पुरुष समास में उत्तर पद कौन है? पुरुष है आपका, है ना। पुरुष के अर्थ की ही प्रधानता है। ठीक है। यदि कहा जाए कैसे प्रधानता है, आप लोग सोचोगे भैया ऐसे कैसे, राजा की प्रधानता क्यों नहीं है? बड़ा आदमी तो राजा है भाई, है? यहाँ बड़े आदमी छोटे आदमी से मतलब नहीं, बड़े हैं ठीक, आप छोटे हैं बहुत अच्छा है ना। यहाँ प्रधानता से मतलब है, प्रधान अप्रधान कौन है। यदि आपसे कहा जाए कि भैया राजपुरुष मान है, राजपुरुष को बुलाइए, तो अब राजा को पकड़ के लाएंगे या उस व्यक्ति को पकड़ के लाएंगे? पुरुष को पकड़ के लाएंगे। किसको पकड़ के लाएंगे आप? बोलो। पुरुष को। पुरुष को पकड़ के लाएंगे ना। पुरुष का ही आनयन करेंगे ना, तो कौन प्रधान हो गया? कौन प्रधान हुआ? पूर्व पद या उत्तर पद आपका? उत्तर पद। बोलो बेटो। उत्तर पद। उत्तर पद। उत्तर पद। उत्तर पदार्थ प्रधान हुआ ना। अरे पद से द्योतित अर्थ कौन? वो व्यक्ति जो है राजा का, सब राजा से संबंधित है, तो आप उत्तर पदार्थ की प्रधानता हुई कि नहीं हुई? है जी वही कह रहे, आनयन क्रिया में अन्वय होगा, राजा का नहीं, वह तो केवल पुरुष को ही विशिष्ट करेगा, मतलब उसका विशेषण मात्र है। ठीक है, अन्य पुरुष तो ठीक। वही कह रहे तत्पुरुष का एक भेद कर्मधारय है। तत्पुरुष समानाधिकरण कर्मधार, तत्पुरुष समानाधिकरण कर्मधारय। जब तत्पुरुष समास में दोनों पदों का वाच्य एक ही हो जाए, दोनों का वाच्य क्या हो जाए पंडित जी? एक हो, अथवा जिन दो पदों का वाच्य का अधिकरण समान हो जाए, चाहे तो वाच्य एक हो जाए, अथवा जो आपके दो पद है उन दोनों पदों के वाच्य का अधिकरण समान हो, तो उसको हम लोग क्या क्या नाम से विभाजित करते हैं? बोलो। कर्मधारय। जैसे नीलम उत्पलम कर्मधारय है, समास। नीलम उत्पलम, नीलम उत्पलम, तो दोनों का अधिकरण समान है कि नहीं? दोनों में विभक्ति वचन इत्यादि सब समान है कि नहीं? नीलम उत्पलम है, बोलो। जी है कि नहीं? दोनों का वाच्य एक है कि नहीं? बस यही तो जानना है? अब कह रहे कर्मधारय में, जब उसी कर्मधारय में जब आपकी संख्या पूर्व में आ जाए, अर्थात पूर्व पद संख्यावाचक हो जाए, जैसे नीलम उत्पलम में नील पद पूर्व पद है, तो ऐसे ही इसकी जगह पे संख्यावाची शब्द आ जाए, है ना। बात समझ आ रही है? जैसे पांच उत्पल जी है, सर। पांच कमल, अरे उत्पल माने कमल, पांच उत्पल,
है, दशोत्पल, ऐसा यदि संख्या 5, 10 इत्यादि शब्द पूर्व में आ जाए तो क्या कह देंगे उसको हम लोग? संख्या पूर्व ओदिगु समास कहलाएगा। बात समझ में आ गई? जैसे 5 गवायों का समाहार यानी समूह, है ना? बात समझ में आ गई आपको? जी सर। जी सर। फलात्रलोक इत्यादि। कह रहे यहाँ भी प्रायण कहा गया। देखिए यहाँ भी प्रायण क्यों कहा गया? बोले कहीं कहीं इसके विपरीत भी देखा जाता है। जैसे माला अतिक्रांत अतिमाला, यहाँ देखिए माला क्या है? उत्तर पद है कि नहीं? यहाँ उत्तर पद कौन है बताओ? माला है कि नहीं? जी माला है। कह रहे माला यद्यपि यहाँ पर उत्तर पद है तथापि इसके अर्थ का प्रधानता नहीं है। यहाँ पे यहाँ प्रधानता किसका है? अतिक्रांत शब्द पूर्व की, पद अति का। शब्द अति का। अति का है ना? अरे आप कहेंगे ना, बोले वो मन का कैसा है? एक माला बनाई आपने, है? एक क्या बनाई पंडित? माला बनाई, है ना? उसमें क्या डाले आपने? मन के डाले, अलग अलग मन का, जानते हैं ना? जी। मोती। ये मन के डाले, हाँ वही मोतियों को बोलते हैं बेटा, मन के, शुद्ध हिंदी का शब्द है मोती, उर्दू का। तो आपने मन के डाले उसमें, है ना? अब वो मन के क्या हुआ कि आपने पूरे हो गए आपके मन के, वो पूरी जो धागा जितना बड़ा लिए था वो पूरा भर गया है। अब एक मोती क्या हो गया आपका? उससे बाहर निकल गया, तो ये कैसा मोती कहलाएगा? अतिकरण। माला को जो अतिक्रांत कर गया, माला से बाहर निकल गया, है ना? जी। अतिक्रमण कर गया उसका, उसकी एक सीमा थी माला की, उसका अतिक्रमण कर गया है। अब कौन प्रधान है यहाँ पे? माला। अब अतिमाला शब्द में कौन, किसकी प्रधानता दिखाई दे रही है? माला शब्द की या अतिक्रांत उसकी? किसको निर्दिष्ट किया जा रहा है? कि वह मोती अतिमाल है, जो अतिक्रांत मोती है उसके लिए ना ये विशेषण दिया गया ना, जी। जी सर। है ना? तो किसकी प्रधानता हुई? पूर्व पद के अर्थ की या उत्तर पद के अर्थ की? किसकी? माला की या अति की? पूर्व पद बताओ। की। पूर्व पद पूर्व की पद। पूर्व प्रधानता। पद की। माला। पूर्व पद के अर्थ की प्रधानता हुई ना, है कि नहीं? जी। तो इसीलिए उन्होंने ये कहा बात पंडित, समझ नहीं बात? ऐसे ही देखिए अर्ध पिप्पली, है ना? बोले ये पिप्पली है, पिप्पली पिप्पली खा देखे हैं अभी सर्दी में खाए होंगे, गरम मसाले में यूज जी होती है पीपल जिसको बोलते हैं ना। जी जी। ऐसे ऐसे साइज की होती है ना, ऐसे गोल गोल काली काली, उसपे ऐसे छोटे छोटे से वो निकले रहते हैं, हल्के हल्के। हम्म जी। तो पिप्पली का आधा हिस्सा पूर्व, है ना? अर्ध पिप्पली। तब देखिए यहाँ पिप्पली की प्रधानता नहीं है, अभी तो किसकी प्रधानता है? अर्ध। अर्ध शब्द आधी। की अर्ध प्रधानता, की। अर्ध पद के अर्थ की प्रधानता है। ऐसी पूर्व काया, है ना? यहाँ आपके काय की प्रधानता नहीं है, काय शब्द प्रधान नहीं है, अभी तो उसका पूर्व भाग पूर्व। वो प्रधान है, वो पदार्थ प्रधान है। ऐसी निष्कौशाम्बी, जो कौशाम्बी को बाहर कर गया है, निकल गया है कौशाम्बी से, है? तो किसकी प्रधानता? उस व्यक्ति की प्रधानता है जो निर के द्वारा द्योतित किया जा रहा है, ना कि कौशाम्बी की। तो बात समझ में आ गई? तो यहाँ देखिए उत्तर पदार्थ की प्रधानता नहीं, लेकिन तदपि ये सब किस में आ जाते हैं? अतिमाला, पूर्वकाय, हृदय पिप्पली, निष्कौशाम्बी इत्यादि किस में आते हैं? सारे तत्पुरुष में ही आते हैं ना, तत्पुरुष पढ़ते हैं में। तत्पुरुष। जी। इसीलिए प्रायण कहा। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए कि प्रायण, ये जो प्रायण ग्रहण किया गया, प्रायण उत्तर पदार्थ प्रधान तत्पुरुष तृतीय, इसमें प्रायण ग्रहण करने का तात्पर्य क्या है? तो आप बता पाएंगे ना? प्रायण क्यों जी। कहा आचार्य ने? क्योंकि भैया देखिए कहीं कहीं क्या होता है कि उत्तर पदार्थ के अतिरिक्त भी समास हो जाता है, पूर्व पदार्थ की प्रधानता में भी समास होता है, तो वहां थोड़ा सा बैलेंस बना रहे, है ना, अतिमाल इत्यादि में, उसके लिए कहा गया। आगे चलिए, कहना प्रायण अन्य पदार्थ प्रधान बहुव्रीहि चतुर्था। यहाँ भी देखिए प्रायण की बात आ गई। बोले एक चतुर्थ समास है बहुव्रीहि नाम का, वहां क्या होता है? बोले हाँ, वहां पर अन्य पदार्थ की प्रधानता होती है, अर्थात न पूर्व पदार्थ की प्रधानता, न उत्तर पदार्थ की प्रधानता, अपितु उन दोनों से अतिरिक्त किसी तीसरे पदार्थ की प्रधानता होती है। बात समझ में आ गई जी। सबको? बोलो। ये नहीं आया बोलो सर समझ पंडित, में। समझ में आ गया ना सबको? वही कह रहे हैं। देखिए इस समास में समस्तमान पदों से भिन्न तत्संबंधी किसी अन्य पद के अर्थ की प्रायः प्रधानता होती है, जैसे पीतम अंबरम यस्य सा।
अब देखिए पीतम एक पद, अंबरम एक पद, पूर्व पद, उत्तर पद। पूर्व पद का अर्थ पीला, अंबर का मतलब वही पटका वगैरह। अब इन दोनों में से किसी की प्रधानता नहीं, अपितु इन दोनों से द्योतित होने वाली किसकी प्रधानता है? इन दोनों पदों से द्योतित होने वाले किसकी प्रधानता है? कृष्ण, किसकी प्रधानता है? कृष्ण अग्नि। इत्यादि की। है कि नहीं? तो उन दोनों से अतिरिक्त तीसरा कोई पद प्रधान है कि नहीं? अन्य पद प्रधान है कि नहीं? अन्य पद का अर्थ प्रधान है हो रहा है ना, वही बस बात करें ना, वही कह रहे पीताम्बर अर्थात पीले कपड़े हैं जिनके, वह भगवान श्री कृष्ण। यहाँ पीत और अंबर दोनों पदों से भिन्न अन्य पद के अर्थ की प्रधानता है। ठीक है, वही कह रहे समस्यमान पद उस अन्य पद के केवल विशेषण बन जाते हैं। समझ में आ गई बात? ये पीता अंबर क्या बन गए? कृष्ण के विशेषण बन गए। ये वो कृष्ण कैसे हैं कि उनके ढीले दूसरा आ हैं। गया हम्म, पीतम्बरम। ये उनके विशेषण बन गए बस खाली, है ना। कहा भी गया, क्या कहा गया? सर्वजन सर्वोपसर्जनो बहुव्रीहि। बहुव्रीहि समास में क्या होता है पंडित जी? सारे के सारे पद क्या होते हैं? उपसर्जन मात्र होते हैं। अर्थात उपसर्जन का मतलब गौण, लोग पढ़ते हैं ना उपसर्जन संज्ञा, उपसर्जन गौण। संज्ञा गौण हो जाता है। ठीक है ना। अब यहाँ प्रायण का ग्रहण करने का तात्पर्य बोले क्योंकि द्वित्राह, है ना, इन सब में भी क्या है आपका बहुव्रीहि समास हो जाए। ठीक है जी, क्योंकि देखिए दो तीन, इनमें भी क्या है? दो वा त्रयो वा, इन दोनों में विग्रह होने पर दोनों पदार्थ प्रधान है, द्वि भी प्रधान है और त्रि भी प्रधान है। दोनों पद प्रधान है, दोनों पदों से द्योतित होने वाले अर्थ प्रधान है। ठीक है, दोनों में समास हो जाए इसीलिए, और दोनों से एक अतिरिक्त अर्थ का यहाँ द्योतक ये नहीं है किसी अतिरिक्त अर्थ के, दोनों की प्रधानता है। तो प्रायण कहने से यहाँ पे थोड़ी सी रिलेबिलिटी बन जाती है, इसीलिए उन्होंने प्रायण ग्रहण कर दिया। अब कह रहे प्रायशः जहाँ पर उभय पदार्थ की प्रधानता हो तो क्या होगा? वहां पे द्वंद्व समास होगा। समझ में आ रही बात? अगर यदि यहाँ प्रायण ग्रहण नहीं कर रहे हैं तो ये आप किस में समझेंगे? द्वित्रा को दोनों में समझेंगे, नहीं समझेंगे कि दोनों पदों की प्रधानता है यहाँ पे तो भैया, दोनों पदों से जी द्योतित होने जी वाले पदार्थ की प्रधानता है, तभी ये बहुब्री में आ जाता है ना। ये से एक कारण आ जाता है प्रायण के कारण। चलिए, क्या कह रहे? उभय पदार्थ प्रधानो द्वंद्व पंचम। यहाँ पर दोनों पदार्थ के, दोनों पदों के अर्थों की प्रधानता होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? द्वंद्व। उभय पदार्थ द्वंद्व प्रधान समास। द्वंद्वः। द्वंद्व कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? आवाज आ रही है मेरी? जी सर। आ जी रही सर। है। यहाँ पर दोनों पदों के अर्थों की प्रधानता हो उसको क्या कहा जाता है पंडित जी? द्वंद्व 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 समास। समास। कहा जाता है। ठीक है, लोग पढ़ते हैं चार थे द्वंद्व। चकार के अर्थ में कौन समास होता है? च के अर्थ है में द्वंद्व। चार्थ में द्वंद्व समास होता है। अब च के कितने अर्थ हैं? यहाँ पे चार थे द्वंद्व में पूछा जाता है आपसे, च के कितने अर्थ है? कौन कौन अर्थ है च के? कितने अर्थ है? बोलो। दो अर्थ। अरे राम, आप लोगों को ये पता नहीं चा के कितने अर्थ हैं? हम्म, अरे भाई फूल कितने अर्थ हैं? हाँ, चार अर्थ हैं। कितने अर्थ हैं? देखो पता ही नहीं है, हैं? पढ़ पढ़ के बैठे दो दो तीन तीन बार, पता नहीं किसी को। च के चार अर्थ है। कौन से कौन से? समुच्चय, अन्नवाचय, इतरेतर क्षम्यतां, शिव 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 शिव। इतरेतर और समाहार। अब समास केवल समाहार। इसकी चर्चा हम लोग जब द्वंद्व पढ़ेंगे तो वहां कर लेंगे। अभी बस इतना समझ लो कि आप इतरेतर और समाहार में ही आपका ये समास होता है। बस समझ में आ गई? समुच्चय अन्नवाचय में नहीं होता। ठीक है, समझ में आ रही बात? है ना। कब होता है बोले? दो की या दो से अधिक पदों की जब प्रधानता होती है तो वहां पे कौन समास कर देते हैं? द्वंद्व समास कर देते हैं। सबको पता होना चाहिए बात आपको, है ना। जी सर। हाँ, अब कह रहे हैं यहाँ भी लक्षण में प्राय शब्द रखने का उद्देश्य क्या है? तो आपने पढ़ा दो या दो से अधिक पदों की प्रधानता होने पर, पदों के अर्थों की प्रधानता होने पर हम लोग ये द्वंद्व समास करते हैं। ये पढ़ा ना आपने भी?
लेकिन यहाँ क्या है, लेकिन यहाँ क्योंकि इतरेतर योग द्वंद्व में ही सभी पदार्थों की प्रधानता होती है, जबकि समाहार द्वंद्व में केवल समाहार यानी समूह की प्रधानता होती है। समझ रहे हैं? इतरेतर द्वंद्व और समाहार द्वंद्व में क्या अंतर है? इतरेतर में क्या है? इतरेतर नाम बता रहा है ना उसका, इतरेतर नाम से ही पता पड़ रहा है ना कि जितने भी पद है उन सबकी प्रधानता होगी, यहाँ पे सभी पदों के अर्थों की प्रधानता होगी वहाँ। और समाहार में ग्रुप बन जाएगा, वो समूह की प्रधानता होती है, वहां किसी की अपनी नहीं चलती, है ना? बात समझ में आ गई? समझ में आ रही बात? इसीलिए इसीलिए वहां पे उसकी रिलेबिलिटी बनाने के लिए, उसकी कंटिन्यूटी बनाने के लिए वहां पे प्रायः ग्रहण किया है। वही बात कर रहे हैं, देखिए जो भी लक्षण आपके समासों के कहे गए उन सभी में कुछ ना कुछ वैपरीत्य आपको दिखाई देता है ना? समझ में आ रही बात? एक समास में किसी दूसरे समास के लक्षण की प्रतीति होती है, दूसरा समास दिखने लग जाता है। जैसे हमने सबसे पहले वो पढ़ा, आपका अव्ययीभाव पढ़ा, है ना? बहुव्रीहि तत्पुरुष पढ़ा, तो सब में कुछ ना कुछ दिखाई देता है ऐसा समस्या, तो इसीलिए वहां पे प्रायः प्रायण ऐसा करके उन्होंने कवर अप किया है पीछे से। ठीक है सर? जी सर। चले अब आगे शुरू किया जाए खेला। अब तो है? देखिए अब एक चीज आपको बताई जाएगी, आगे पढ़ते चलो, आ ही जाएगा आपके, है ना? समर्थः पद विधि कौन सूत्र है? समर्थः समर्था पद विधि। क्या कहता है समर्थः पद विधि? कितने पद हैं इसमें, बोलिए फटाफट से बोल दो भाई साहब, कितने पद हैं इसमें? 2 पद हैं। कितने पद हैं? 2 दो पद। 2 2 पद वाला द्विपदात्मक अभिधम सूत्रम, है ना? जिसका विधान किया जाए उसको हम लोग क्या कहते हैं? विधीयते इति। जी बोलते जाओ यार, फटाफट विधि। फटाफट बोलो, ऐसा सोचने वाली देर इतनी जरूरत नहीं है उसमें। जब मैं बोल रहा हूँ तो मेरे पीछे तो बोल ही सकते हो, इतनी जल्दी जल्दी नहीं बोल सकते हो, है? बोलते बोल सकते हैं। तो बोलो फिर फटाफट फटाफट, हैं? चलो। समर्था इति प्रथमैकवचनान्तं पदम, पद विधि इति प्रथमैकवचनान्तं पदम, दोनों प्रथमा एक वचन के है ना? वही कह रहे हैं, देखिए क्या कह रहे हैं। द्विपदात्मक सूत्र है, विधीयते इति विधि, यानी जिसका विधान किया जाए वही विधि यानी कार्य, उसको कार्य कहा जाता है ना? द्विउपसर्ग पूर्वक लुधाय धारणा पोषण धातु से कर्म अर्थ में उपसर्ग घो की से की प्रत्यय करके, है ना? और आपके उसका आकार का लोप करके किसके? दुधाए के, है ना? दकारोत्तरवर्ती आकार है, उसका लोप करके क्या बन जाता है? अब जब धा के आ का लोप हो जाएगा तो इधर की का ई बचेगा, मिला हो तो विधि बन जाएगा। ठीक है ना? अर्थात जिसका विधान किया जाए उस कार्य को हम लोग विधि कहते हैं, है ना? अब जब पदों की विधि है, पदों का विधान किया गया है तो किसकी विधि हो जाएगी? पदों की विधि। पदानाम विधि पद विधि। पद विधि समझ में आ गया? पद विधि शब्द कैसे बना है? विधीयते इति विधि, उपसर्ग पूर्वक विधाय धारण पोषण धातु से उपसर्ग घो की से की प्रत्यय किए, अकार लोप इत्यादि करके विधि शब्द बनाए, फिर कह रहे पदानाम विधि पद विधि। ठीक है? ऐसा करके पदों की विधि पद विधि कहलाती है, ध्यान रहेगा सबको। तो पद विधि में कौन समास हो गया? देखिए पदानाम विधि पद विधि, कौन समास सुनाई दे रहा है आपको? पदानाम विधि पद विधि, बोलो। संबंध षष्ठी। हाँ संबंध षष्ठी है ना? षष्ठी तत्पुरुष। यही सुनाई दे रहा है ना? वही कह रहे हैं। अर्थात समर्थ पद यहाँ पर समर्थाश्रित है के अर्थ में लाक्षणिक है। कैसा है समर्थ शब्द? समर्था पद विधि में समर्थ शब्द कैसा है? इसका अर्थ क्या कर लेना है? समर्थाश्रित। लाक्षणिक क्या होता है? लाक्षणिक क्या होता है? बोलते गंगायाम घोषा, गंगायाम घोषा। अब गंगायाम घोषा में गंगा शब्द का क्या कर देता है? वस्तुतः गंगा शब्द का अर्थ क्या? जल प्रवाह है। अब लक्षणा करके उसका अर्थ क्या कर लेते? गंगा तट करते हैं, नहीं करते? बताइए। जी गंगा शब्द का अर्थ क्या कर जी लेते हैं? गंगा तट करते हैं ना?
करते बिट्टू, नहीं करते मतलब? जी जी। भैया जी बोले करते। कर लेते हैं। ऐसे ही समर्थ पद का अर्थ क्या कर लेना है यहाँ पे बदल के? समर्थाश्रित कर लेना है। ठीक है। समर्थाश्रित। हाँ, अर्थात पद विधि कैसी हो? समर्थाश्रित हो। अपने समर्थ के आश्रित ही वह पद विधि होती है। समझ में आ गई बात? अर्थ क्लियर हो गया ना? भाई जी देखिए अर्थ नीचे कर रहे हैं बस। ये कह रहे हैं पदों से संबंध रखने वाला कार्य, है ना, पद संबंधी जो विधि है, अर्थात पदों से संबंधित जो विधि होगी वो कैसी होगी? समर्थ पदों के आश्रित होगी। ठीक है। अर्थात समर्थ पदों में ही वो संभव है, असमर्थ पदों में नहीं होती। जिनमें समर्थ होगी उन्हीं में होगा ये। ठीक है। वही हम लोग पढ़ते हैं कि समास दो प्रकार से होता है, एक तो एकार्थी भाव और दूसरा विपेक्षा में। समझे? ये एकार्थी भाव अपेक्षा को ही में। सामर्थ्य बताए, और ये सामर्थ्य कहाँ रहती है? एकार्थी भाव में रहती है, विपेक्षा में नहीं रहती। ठीक है ना? जी हम्म। अब ये कैसा है परिभाषा सूत्र? अब देख लीजिए एक बार, ये जो परिभाषा सूत्र है, नियम सूत्र है, ये सब क्या करते हैं पंडित? अपने स्थान पे तो कार्य करते हैं, और ये जाकर के दूर दूर तक कार्य करते हैं। यदि परिभाषा सूत्र पहले अध्याय में पढ़ा गया है ना, तो जाकर के सीधे कार्य का भी कर सकता है। उसको अधिकार है कि वो 8वें अध्याय में भी जाके कार्य करेगा। समस्या आएगी तो करेगा, नहीं करेगा? वो जाके वहां भी कार्य करेगा। समझ में आ रही बात? जी जी सर। वही क्या है, प्रस्तुत परिभाषा के कारण संपूर्ण अष्टाध्यायी में जहां कहीं भी पद संबंधी कार्य किया जाएगा, वहां अपने आप से प्रकट होंगे कि नहीं होंगे समर्था पद विधि है? अर्थात ये जाके कहेंगे भैया देखो, आप जो भी कार्य करने जा रहे हैं वो किसको करेंगे? आप पद संबंधी कोई भी कार्य करेंगे वो केवल समर्थ पदों को ही आप कर सकते हैं। ये कहेगा नहीं कहेगा जाकर के वहां पे बात? हम्म, बोलो। कहेगा। हम्म, वही कह रहे हैं, समास पद संबंधी विधि कार्य है। समास भी क्या है आपका? पद संबंधी विधि है ना? क्योंकि इसमें एक सुबंध का दूसरे सुबंध के साथ समायोजन किया जाता है। अतः प्राकृत परिभाषा द्वारा यह समास सामर्थ्य पदों के आश्रित होता है। सामर्थ्य मतलब समर्थ पदों के आश्रित होता है। समर्थ पदों में जैसे राज्य पुरुषा दोनों में परस्पर अन्वित होने की सामर्थ्य है कि नहीं? है क्या सामर्थ्य है? तो स्वस्वामी भावादि संबंध सामर्थ्य है कि नहीं? क्यों जी? जी है? हम्म। जी सर। यदि इसके उल्टा कर ले आप कि भार्या राज्य पुरुषो देवदत्तस्य, है, स्त्री राजा की है और पुरुष देवदत्त का है। तो यहाँ राज्य पुरुषा में रिलेबिलिटी बन रही है क्या? अब राज्य पुरुषा में कोई रिलेबिलिटी बन रही है? आपस में नहीं। संबंध बन रहा है कोई? ये सामर्थ्य आ रही है? नहीं आ रही? तो यहाँ समास नहीं होगी। नहीं। ठीक है, समझ में आई बात? परस्पर सामर्थ्य ही नहीं तो नाम है। ठीक है जी। जी हम्म। क्योंकि निरपेक्ष है, सापेक्ष नहीं है परस्पर। वही कह रहे दोनों पद कैसे परस्पर निरपेक्ष है, असमर्थ है दोनों। क्योंकि राजा का संबंध किसके साथ है? भार्या के साथ है ना? पुरुष के साथ तो है नहीं। और पुरुष का संबंध देवदत्त के साथ है, राजा के साथ नहीं है। बात समझ में आई? ऐसे ही आप कृष्ण श्रिता में समास करते हैं तो समास हो जाता है कि कृष्ण और श्रित का क्या है? परस्पर संबंध है ना? लेकिन यदि आप ऐसा करेंगे पश्यति कृष्णम श्रितो देवदत्तः गुरुकुलम, तो यहां समास होगा अभी? बताओ। नहीं होगा। नहीं नहीं। होगा, है ना? क्योंकि यहाँ अन्वय आपका कृष्ण का पश्यति के साथ है, ठीक है, और श्रित का देवदत्त गुरुकुल इत्यादि के साथ है। ठीक है, सही है? समझ में आ गया सर? जी जी सर। है ना? ऐसे ही अब क्या बनाते हैं? उपगोह अपत्यम औपगवह बनाते हैं, नहीं बनाते? उपगोह अपत्यम औपगवह बनाते हैं मिला करके, है ना? जब दोनों पद, ये दो पद ही दिए होते हैं। लेकिन जब वस्त्रम उपगोह अपत्यम देवदत्त से, ऐसा यदि वाक्य दिया हो तो आप समझ कर पाएंगे इसमें? बताओ, तस्यापत्यम से। नहीं हम्म। तो नहीं अब हो ये पाएगा। आप ये समझ लीजिए, समास, सॉरी कह रहा हूँ समास, वो प्रत्यय कह रहा हूँ, प्रत्यय। तस्यापत्यम से प्रत्यय करते हो ना, औपगवह बनाते हो। समास दिमाग जी में चल जी रहा, समास ही आ प्रत्यय रहा करते हैं। है। तो बात समझ में आ रही है ना आपको? हम्म। जी सर। क्यों जी, सबको समझ में आ रहा है जी भैया जी ना? ठीक है, चलिए। है ना? तो तद्धित यही सब समझा रहा है वो, देखिए, है ना? क्योंकि वस्त्र उपगोपत्यम में देवदत्त से यहाँ पर उपगोपत्यम में तस्यापत्यम सूत्र द्वारा तद्धित अर्ण प्रत्यय न होने से औपगवह नहीं बनता है पंडित जी।
यहाँ धातव्य है कि तद्धित की उत्पत्ति भी प्रायः सुबंत से ही होती है, अतः तद्धित विधि भी क्या है आपकी पद विधि कहलाती है। अब पद कौन है देखिए, सुबंत और तिङंत को पद कहते हैं ना आप भैया, जी सर। जी सुबंत और तिङंत पद कहलाता है ना। अब सुबंत से संबंधित विधि या तिङंत से संबंधित विधि क्या कहलाएगी? बोलो। पद विधि। पद विधि। पद हे राम, पद विधि कहलाएगी ना, है ना। जी अब तद्धित भी क्या पद विधि है कि नहीं? वहां भी तो तद्धित में क्या किया जा रहा है, सुबंत पद से ही आपका प्रत्यय किया जा रहा है ना, अड़ादि प्रत्यय। तो पद विधि है कि नहीं ये भी, बोलो। है। है, जी कोई समस्या नहीं इसमें, है सर। सिंपल है समस्या? नहीं, नहीं। पद अच्छा, विधि है। चलो, है ना, वही कह रहे हैं आगे। देखिए दोबारा ले रहे हैं उठा के, जैसा कि हमने आपको बताया कि समर्थ पद समर्थाश्रित में लाक्षणिक है, उसके अनुसार जिनमें भी सामर्थ्य होगी उनमें ही पद विधि होगी, अर्थात समर्थ में ही पद विधि होती है। पद संबंधी यदि कोई आप विधि करने चल रहा है, विधि मतलब कोई भी कार्य, पढ़ क्या है पीछे, है ना, वो किससे होगा भैया, जिसमें सामर्थ्य होगी उसी से होगा। अभी सामर्थ्य दो प्रकार से बांट दिया उन्होंने, विपेक्षा भाव सामर्थ्य और एकार्थी भाव सामर्थ्य। ठीक है, कितने भागों में बांट दिया उसको, विपेक्षा भाव सामर्थ्य और दो एकार्थी भाव भाव से। सामर्थ्य। तो हाँ, तो कह रहे विपेक्षा भाव सामर्थ्य होता है क्योंकि इसमें पद परस्पर अपेक्षा रखता है, परंतु समास में एकार्थी भाव सामर्थ्य होता है क्योंकि वो क्या कहते हैं भैया, एक अर्थ को द्योतित करता है, इसीलिए उनमें एकार्थी भाव सामर्थ्य होता है। बात समझ में आ रही है? जी ठीक है जी, है ना। जी भैया। हाँ। देखा करें ना, सभी पदों का मिलकर के एक अर्थ को कहना, यही आपका एकार्थी भाव सामर्थ्य है ना। जी तो कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया होगा एकार्थी भाव और विपेक्षा इत्यादि। हम्म, जी जी सर। सबको। अभी जो आप सूत्र जो पढ़ रहे हैं ना, समर्था पद विधि, ये केवल केवल आपके इस समास के लिए ही रिलेबल नहीं है, समास के लिए ही उपयोगी नहीं है, ये जहां कहीं भी आप पद विधि करेंगे सब जगह के लिए है। समझ रही बात, क्योंकि ये परिभाषा सूत्र है, मैंने पहले ही बताया फिर कह रहा हूं, उसको याद रखना। ठीक है, ठीक है जी, हाँ सर। जी समझ सर। में आ रही बात। जी हाँ, जहां भी आपको पद विधि करनी होगी, अर्थात पद संबंध कोई विधि करनी होगी, वहां पे आपको सामर्थ्य लेनी ही होगी, सामर्थ्य आश्रित ही आप वो विधि कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका उपयोग यहाँ ज्यादा दिखता है, इसीलिए यहाँ पे इसको कह दिया गया है। आगे चलिए, आगे आता है प्राक कडारात समासा। ये कैसा सूत्र है आपका, अधिकार सूत्र है। कैसा सूत्र है, संज्ञात्वेन अधिकार अधिकार सूत्र है। सूत्र है। ठीक है, एक तो खाली अधिकार सूत्र होते हैं, एक आपने पढ़े होंगे संज्ञा सूत्र पढ़े होंगे। अब ये कैसा है, संज्ञात्वेन अधिकार है। कैसा है जी, संज्ञात्वेन अधिकार। संज्ञात्वेन अधिकार बतलाता है, अर्थात संज्ञा के साथ साथ अधिकार को द्योतित करता है। समझ में आ गया होगा। ठीक है, ठीक है सर। जी हाँ। क्या कह रहे हैं, कडारः कर्मधारय इत्यतः प्राक समास इत्यधि क्रियते। कडारः कर्मधारय इत्यतः प्राक, एक सूत्र है कडारः कर्मधारय, अर्थात 2 2 38। ठीक है, इससे पहले पहले आपको क्या जानना चाहिए पंडित जी, 2 1 3 से लेकर के और 2 1 2 2 38 तक की आपको क्या जानना चाहिए, किसका अधिकार जानना चाहिए, समास का अधिकार, अर्थात जो भी आपको वहां वो आप प्रक्रिया करेंगे उसको क्या कहा जाएगा, उसके अंतर्गत जो सूत्र आ गया समझ लो वो समास शास्त्र है ना। और उसकी कौन संज्ञा हो जाएगी, जो प्रयोग होगा उसकी, जैसे आप तिगंत पद को तिगंत बोलते हैं, तद्धितांत तद्धित प्रत्यय लगाए तो तद्धित शब्द बोलते हैं, उसको तद्धितांत बोलते हैं, सुबंत बोलते हैं, ऐसे ही उसको क्या कहेंगे आप, समासान समास करेंगे। ठीक है, सॉरी। समझ में आ गई बात। इस अधिकार में यदि कोई चीज बन रही है तो क्लियर है। ठीक है सर। जी हम्म,
वही देखिए बता रहे हैं, सब नीचे अर्थ कर रहे हैं एकदम। कडारा कर्मधारय सूत्र से पूर्व तक होता है। कडारा शब्द से कडारा कर्मधारय सूत्र के आद्य अंश का अनुकरण किया गया है, तो इस प्रकार से सूत्रार्थ होता है कि कडारा कर्मधारय सूत्र से प्राक प्राक, है ना, क्या किया जाता है पंडित जी, समास का अधिकार चलता है ना। समझना की बात, ठीक है जी। आगे आया था सहसुता। जी कौन सूत्राग्रम? सहसुता। क्या कहता है ये सहसुता सहस्त्रपा पंडित? क्या कहता है ये सहसुता? इसमें भी कितने पद है? दो ही पद दिखाई दे रहे होंगे आपको, है ना। जी सह एक और सुपह दूसरा। सह अव्यय है और सुपह क्या है? तृतीय एक वचन है कि नहीं? हम्म, जी भैया दो की अनुवृत्ति आती है आपकी, है ना। वही कह रहे सुबह मंत्र परांगोत्सव सूत्र से पद की तथा प्राकडारा समासा सूत्र से समास की अनुवृत्ति की जाती है, ठीक है। है ना। तो अर्थ क्या बन जाता है आपका? सुप सुपासह वा समस्यते। जो सुप है अर्थात समस्व बनता है, क्योंकि सुप की अनुवृत्ति कर ली गई, है ना। जो सुप है वह सुप के साथ, जिसमें सुप पढ़ा गया उसके साथ तृतीया है ना उसमें, सुपासह, जी है ना। सुपासह कैसे समस्यते? वा समस्यते, विकल्प से समस्यते, वैकल्पिक समास करेगा, ठीक है। एक बात याद रखिएगा, आपने कितने प्रकार के समास पढ़े अभी? कितने प्रकार के समास पढ़े बोलो? 5 5 प्रकार के, ठीक है। उन 5 5 प्रकार के समासों में केवल एक समास आपका नित्य होता है। कौन सा समास नित्य है? एक समास नित्य होगा, अर्थात वहां आपको विकल्प नहीं मिलेगा। बाकी सारे समास कैसे होंगे? वैकल्पिक होंगे। ठीक है, जी बात समझ में आ रही है? हाँ। आपके ऊपर डिपेंड है कि आप समास करिए, आप वाक्य बोलिए। समझ में आई बात? कौन है वो नित्य समास? वो है अव्ययी भाव। अब ये समझ में आ गई बात पंडित जी? ठीक है, बात समझ में आ रही है ना? सबको? जी जी सर। है। जी सर। तो कोई शंका नहीं, समझ में आ गई अच्छे सबको ये बात? इतनी सबर शब्द का सबर शब्द के साथ समास होता है, बस इतनी सी बात है इसकी तो, ठीक है भैया। अब देखिए कुछ चीजें हैं जो आगे काम आने वाली है, उनको आप समझ लेंगे तो अच्छा रहेगा, फटाफट फटाफट से। अब वो तो पता ही है आपको। देखिए सामान्य हम लोग व्यवहार करते हैं, जैसे कहीं किसी पद में सुप प्रत्यय लगा है, कहीं किसी में तिंग लगा है, किसी में तद्धित लगा है, किसी में कृत लगा है, तो हम लोग व्यवहार क्या करने लग जाते हैं उस पद से? सुबंत, है ना, तिग से तिगंत, है ना, कृत से कृदंत, तद्धित से तद्धितांत, है ना। ऐसा व्यवहार करते नहीं करते हम लोग? तो ऐसा क्यों करते हैं हम लोग? ऐसा क्यों करते हैं? एक परिभाषा है, प्रत्यय ग्रहणे तदंताग्राह्या, है ना। प्रत्यय के ग्रहण में तदंत का ग्रहण होता है, ठीक है। वही कह रहे हैं, इस परिभाषा से होता है क्योंकि सुप प्रत्यय का स्वरूप है वहां प्रत्यय का ग्रहण किया किया हो, जहां प्रत्यय का ग्रहण किया गया हो वहां प्रत्यांत का भी ग्रहण किया जाए, ऐसा इसका मतलब है। आप प्रत्यय का ग्रहण करते हो तो आपको प्रत्यांत ग्रहण करना होगा, ठीक। बात समझ में आ गई? जी बात सर। समझ में आ गई? ठीक है ना। अब जब आप समास करेंगे तो आप देखेंगे कि विभक्ति का लोप हो जाता है, तो लोप करने वाला कौन है? तो सब हालांकि आगे हम लोग पढ़ेंगे तो वही सब बता रहे हैं यहाँ पे, तो एक बार देख लेते हैं। कह रहे राजन शब्द का षष्ठ्यंत राज्य है, इसकी षष्ठी कैसे लोप होती है ना। तो उसके लिए कह रहे समासत्वाद, जैसे ही आप समास करते हैं समास के बाद तुरंत प्रातिपदिक संज्ञा हो जाती है, और प्रातिपदिकत्व है ना सुप लोक हो जाता है आपका, ठीक है। कौन है समास के बाद प्रातिपदिक संज्ञा करने वाला? 2 प्रातिपदिक संज्ञा करने वाले सूत्र है, अर्थवत धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम और कर्तव्य समासाश्च।
तो अर्थवत धातु प्रत्यय तो केवल अर्थवान शब्दों की करता है, और जो कृतज्ञ समासाष्ट है वो क्या करता है पंडित जी? कृदंत शब्द, तद्धितांत शब्द, समासांत शब्द, इन सबकी प्रातिपदिक संज्ञा कौन करता है आपका? ये करता है। कृत तद्धि समासाश्च। तद्धित समास। बात समझ में आ गई? ठीक है, जी सर। जी जी। है ना? और जैसे ही आप समास करते हैं, समास के बाद तुरंत कौन सूत्र आएगा भाग करके? ये कृतज्ञ समासाष्ट आएगा, ये प्रातिपदिक संज्ञा कर देगा। और जैसे ही ये प्रातिपदिक संज्ञा कर देगा, है ना, देखिए अर्थवत अंतर क्या है दोनों में पंडित जी, कि यहाँ समास में जब बात आएगी प्रातिपदिक संज्ञा की तो सुपलुक होगा तुरंत, और जब आपके वैसे बात आएगी तद्धित इत्यादि में, कृत में, तद्धित में प्रातिपदिक संज्ञा की, तो वहां शुभ उत्पत्ति होगी। ये अंतर है, देखो सूत्र एक ही है करने वाला, है ना? समझ में आ रही बात? जी सर। सूत्र एक ही है करने वाला, और अंतर क्या है? एक जगह वह शुभ उत्पत्ति करता है और एक जगह वह क्या करता है? शुभ लुक करता है। लोग करता है। यही है ना? समास की बात आएगी, यही सूत्र क्या कर देगा भैया? प्रातिपदिक संज्ञा करेगा, और प्रातिपदिक संज्ञा होती तुरंत शुभो धातु प्रातिपदिक से शुभ विभक्ति का लुक हो जाएगा। याद रखना सूत्र करने वाले का। समझ में आ रही बात भाई साहब? जी। जी सर। जी ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग जब पढ़ रहे थे तो वहां हमने चर्चा की थी कि ये जो है वृत्तियां होती है ना, और वृत्ति में समास भी एक प्रकार की वृत्ति है। ठीक है। अब ये वृत्ति है क्या, वृत्ति किसे कहा जाता है, वो कितने प्रकार की होती है, वो सब आगे बता रहे हैं। ठीक है, तो कह रहे वृत्ति का स्वरूप क्या है, तो बता रहे हैं परार्थाभिधानम वृत्ति, अर्थात दूसरे अर्थ का, पर के अर्थ का विधान करने वाली क्या कहलाती है? वृत्ति। परार्थ का विधान करने वृत्ति वाली वृत्ति। ठीक है, वृत्ति परार्थ का बोध कराने वाले को हम लोग क्या कहते हैं? वृत्ति कहते हैं। ठीक है, वृत्ति कहते हैं। वृत्ति ठीक है, मतलब किसी अन्य अर्थ को लेकर के अन्य पद के साथ जो एक विशिष्ट अर्थ का प्रतिपादन करती है उसे क्या कहा जाता है? वृत्ति कहा जाता है। अब परार्थ क्या है? ये परार्थ क्या है? परार्थ का मतलब जानते हैं क्या है परार्थ? हम्म, क्यों जी? कह रहे प्रत्यय है अथवा अन्य पद को साथ लेकर के जो विशिष्ट अर्थ प्रतिपादित किया जाता है, चाहे तो आप प्रत्यय को ले लीजिए, है ना, चाहे वो आपका कृत प्रत्यय हो, चाहे तद्धित प्रत्यय हो, है कोई प्रत्यय हो। अन्य पद मतलब समास में ले लीजिए, सुप प्रत्यय हो, तिंग प्रत्यय हो, कोई भी प्रत्यय हो। अरे जो अर्थ पहले था, मान लीजिए आप तद्धित प्रत्यय करते हैं, जैसे उपगु शब्द है। ठीक है, अब उपगु शब्द का अर्थ क्या था आपके यहाँ? उपगु शब्द का अर्थ क्या था? औपगवः। कुछ अरे अलग अर्थ था उपगु शब्द का, नहीं था? बताओ। जी। है, लेकिन जैसे ही आपने उससे प्रत्यय किया तो उसका अर्थ बदला कि नहीं बदला? अर्थ बदला ना उसका, औपगवः बनाए। जी। ठीक है, तो वही कह रहे हैं प्रत्यय अथवा अन्य पद को साथ लेकर के जो विशिष्ट अर्थ का एक प्रतिपादन किया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? परार्थ कहते हैं। ही परार्थ है ना? बात समझ आ गई? और वृत्ति जो है इसी परार्थ का द्योतक होती है, इसी परार्थ का वो अभिधान करती है, इसी को बतलाती है। ठीक है, और ये वृत्ति कितने प्रकार की है? 5 प्रकार की है। पंच पांच वृत्तियां। प्रकार की कितनी वृत्तियां हैं? कितनी 5 वृत्तियां हैं? प्रकार की। 5 प्रकार की वृत्तियां। कौन से 5 प्रकार हैं वृत्तियों के? कृतवृत्ति, तद्धित वृत्ति, समास वृत्ति, एक शेष वृत्ति, सनाद्यंत वृत्ति। बोल दीजिए एक बार फटाफट फटाफट से जल्दी। कृत तद्धित, बोलो। कृत तद्धित समास समासैक से सनाद्यंत। रूपा कृदंत वृत्ति, अलग अलग करके बोलो। कृदंत कृदंत वृत्ति, तद्धितांत समास वृत्ति, वृत्ति, समास वृत्ति, एक शेष शेष वृत्ति वृत्ति और और सनाद्यंता सनाद्यंत धातु। हम्म, सनाद्यंत वृत्ति। सनाद्यंत धातु। बात समझ आ गई? अरे सनादि जो धातुएं बनाते हैं आप, संकेच काम्य च इत्यादि प्रत्यय करके, तो वही तो जी वृत्ति जी। है ना, वही तो प्रति, वो भी तो अलग एक चीज है ना, वो करता है ना ऐसा करके, परार्थ बोध को रखता है ना।
ठीक है। बात समझ में आ गई? तो वही कह रहे हैं, अर्थात कृत, तद्धित, समास, एक शेष और सनाद्यंत रूप, ये 5 वृत्तियां हैं। कृत से तात्पर्य क्या है? कृत प्रत्यय का है। ठीक है, जिनका विवेचन कृदंत प्रकरण में आगे मतलब ये करेंगे। ठीक है, हम लोग भी पढ़ेंगे कृत प्रक्रिया, तो वहां पढ़ेंगे। समझ में आई बात? जी जी सर। ठीक है, तद्धित क्या है? तद्धित प्रत्यय है, वे भी आपको पता है। ठीक है, उसको भी पढ़ेंगे अपने लोग। जी समझ में आ रही बात? जी सर। ऐसी समास वृत्ति हो जाती है आपकी, एक शेष वृत्ति हो जाती है ना? समास तथा एक शेष वर्तमान हम लोग पढ़ रहे हैं अभी। सनाद्यंत, जब सनादि आप प्रत्यय पढ़ेंगे, ठीक है, सनादि प्रक्रिया पढ़ेंगे तो आपको वहां मिलेगी ये वृत्ति, है ना? बात समझ में आ गई? ठीक है जी। जी भैया। हाँ, है ना? अब कह रहे ये जो विग्रह क्या है, तो कह रहे वृत्त्यर्थावबोधकम वाक्यम विग्रह। अभी जो वृत्ति है ना आपकी, सनाद्यंत वृत्ति, है ना, तद्धित वृत्ति, कृदंत वृत्ति, समासांत वृत्ति, इन सब वृत्तियों के अर्थ का अवबोधक जो वाक्य है, ठीक है, इनके अर्थों को जो बताने वाला है, वस्तुतः इसका अर्थ क्या है? जैसे राज्य पुरुषः बोला आपने, राजपुरुषः बोला, और राजपुरुषः एक वृत्ति है ना। हम्म, औपगवः क्या है? एक वृत्ति है ना। जी तद्धित प्रत्यय हुआ, औपगवः वृत्ति है, स्वाभाविक सी बात है? हम्म, जी कर्ता भैया। क्या है? अपने कृत प्रत्यय किया एक वृत्ति है ना? ये सारी वृत्तियां हैं, सारी की सारी वृत्तियां हैं। अब इनके अर्थ क्या है? इनके अर्थों को अवबोधित कराने वाला, इनके वाक्यों को बताने, इनके अर्थों को बताने वाला जो वाक्य विशेष है, उसको हम लोग क्या कह देते हैं? विग्रह कह देते हैं। समझ में आ गई बात? उसी को हम लोग क्या कहते हैं जी? विग्रह कहते विग्रह। हैं, है ना? जैसे राजपुरुषा क्या है? ये वृत्ति है, एक समास वृत्ति है, ये बता रहे देखो। और इसका अर्थ बताता है जो राज्य पुरुषः, ये क्या है? विग्रह है। अब ये विग्रह दो प्रकार से बांट लेते हैं, वो दो प्रकार का है विग्रह। कितने प्रकार का है? दो प्रकार। दो दो प्रकार प्रकार का का। विग्रह। कौन से दो प्रकार हैं वो? बोले अलौकिक विग्रह और लौकिक विग्रह, लौकिक। लौकिक विग्रह। है ना? अब लौकिक अलौकिक में अंतर क्या है पंडित? तो लौकिक मतलब जो लोक में प्रयोग हो, जो लोक में प्रयोग ना हो उसको हम लोग अलौकिक कह देते हैं, है कि नहीं? जी बात समझ में आ रही है? लौकिक अलौकिक के भेद दो प्रकार का है ना? जिसका लोक में प्रयोग हो वो लौकिक, जिसका ना हो वो अलौकिक, है ना? है कि नहीं? तो कौन सा लोक में प्रयोग होता है आपका? देखिए, राज्य पुरुष, ये हम लोग कैसा प्रयोग करते हैं? लोक में प्रयोग करते भी करते हैं। जी तो ये करते लौकिक हैं। विग्रह हो जाएगा। हाँ, और राजनंगस पुरुषसु, इसका तो लोक में प्रयोग करते नहीं है। अरे दो ही प्रयोग होते हैं, या तो राज्य पुरुष होता है, या राजपुरुष होता है। दो ही प्रयोग होता है लोक में, तीसरा प्रयोग तो नहीं होता है। जी ये राजनगस पुरुष टू ऐसा तो प्रयोग नहीं करते आप। राजनगस पुरुष टू गच्छति, ऐसा प्रयोग तो नहीं करते। करते क्या? नहीं। नहीं। नहीं करते। तो क्या कहलाएगा आपका? अलौकिक विग्रह हो जाएगा। इसका प्रयोग हम लोग किस लिए किया जाता है अलौकिक विग्रह का? तो इसका प्रक्रिया के संपादन के लिए, प्रक्रिया साधन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। बात समझ में आ गई? जी ठीक है, जी भैया। ठीक है। भूतपूर्व क्वेश्चन बता रहे हैं, कह रहे
पूर्वम भूत इस लौकिक एवं पूर्वम भूत से इस अलौकिक विग्रह में सुप सपाय सूत्र से क्या हो जाता है पंडित जी? समर्थ सुबंध का समास हो जाता है। ठीक है, एक सुबंध का दूसरे सुबंध के साथ समास। जी। समझ में आ रही है? एक सुबंध का दूसरे सुबंध के साथ समास हो जाता है इसी सूत्र से। सुप समास करेंगे ना? जी भैया। नहीं करेंगे? हाँ, हाँ, ठीक है। समास हो जाएगा। समास के बाद में क्या है? कृतद्धित समासाश्रय से क्या करेंगे आप? प्रातिपदिक संज्ञा। वही क्रम लगाइए। प्रातिपदिक प्रातिपदिक संज्ञा। संज्ञा करेंगे। सपो धातु प्रातिपदिकों से उसके जो उसके पास में सुप अम का और सु लोप है, कर जो देंगे। विभक्तियां हैं, जो विभक्तियां हैं उनका लोप हो जाएगा, अम और सु का, है ना? तो क्या बचेगा? केवल जी। पूर्वभूत बचेगा आपके पास। क्या बचेगा? केवल यही तो बचेगा, पूर्वभूत, पूर्व। है ना? एक एक सूत्र है भूतपूर्व चरठ परिणीनि का। कौन सूत्र है? भूतपूर्वे चरण। भूतपूर्व भूतपूर्व चरट। भूतपूर्व चरठ, है ना? जब क्योंकि उसमें उन्होंने इसका भूत शब्द का पूर्व निपात किया है, तो हम भी क्या कर देते हैं उनको देख करके, उनके उसके अनुसार पूर्व निपात कर। पूर्व निपात कर देते हैं। ठीक है, उनके निर्देश से करते हैं। ऐसा कोई मतलब ऐसा कोई नियम नहीं है कि आपको करना है, लेकिन हम जब देखते हैं कि हमारे सिस्टर ने ऐसा प्रयोग किया, छोटा बच्चा ऐसे ही सीखता है ना, तो हमारे सिस्टर ने प्रयोग किया तो हम भी क्या कर लेते हैं, उसका पूर्व प्रयोग कर लेते हैं। जी। ठीक है, तो हम लोग भी क्या करते हैं भैया, उसका पूर्व प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, तो ऐसा पूर्व निपात करने से क्या बन जाएगा हमारा? भूत शब्द पूर्व में आ जाए और पूर्व शब्द पर में चला जाता है, तो हमारा क्या भूतपूर्व ऐसा प्रातिपदिक बन जाता है। अब क्योंकि इसकी पहले कृतद्धित समासाश्रय से प्रातिपदिक संज्ञा हो चुकी थी, तो दोबारा संज्ञा हमें करने की जरूरत नहीं है। अब उसी संज्ञा को हम लोग पुनः जीवित कर लेते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही जी। है ना? तो उसके अक्षुण्ण रहने कर पूर्वतः जो प्रातिपदिक संज्ञा थी उसके अक्षुण्ण रहने के कारण हम यहाँ फिर से क्या कर लेते हैं, आपके सु आदि प्रत्यय को ले आते हैं। ठीक है, सु प्रत्यय ले आते हैं तो हमारा क्या, उसको विसर्ग इत्यादि करके भूतपूर्व प्रयोग बन जाता है। ठीक है जी। जी जी सर। भैया। जी हाँ। आगे वार्तिक इवेन समासो विभक्ति अलोपश्च। कौन वार्तिक अगला? इवेन समासो विभक्ति से लोपश्च। विभक्ति से विभक्ति अलोपश्च, विभक्ति 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 अलोपश्च, एलोपश्च। अलोपश्च, अलोप को अलग करो। इवेन समासः, इव के साथ जब आप समास करेंगे तो विभक्ति अलोपश्च, अर्थात इव इसी वार्तिक के द्वारा इव के साथ समास भी होगा और विभक्ति अलोपश्च, विभक्ति का लोप भी होता है, लोप नहीं होता अर्थात विभक्ति का। ठीक है, ठीक है। जी। जी सर। हम्म। बस समझ आ गई? वही कह रहे हैं, देखिए सुबंत, सुबंत का इव अव्यय के साथ में समास होता है, लेकिन समासा अवयव विभक्ति का लोप नहीं होता। जैसे आप वो कर रहे थे ना, सुपो धातु प्रातिपदिक से पीछे जो लोप करके आ रहे हैं आप, ये लोप कर रहा है ना सुपो धातु प्रातिपदिक, ये अब लोप नहीं कर पाएगा यहाँ पे। ठीक जी है जी। भैया। क्या प्रयोग बनाते हैं? वागर्थाभिम। जैसे वागर्थ इव, इस लौकिक विग्रह में वागर्थ, आप पहले वागर्थ का समास कर लीजिए, वाक और अर्थ। ठीक है, द्वंद्व समास हो जाएगा दोनों में। द्वंद्व समास होकर के क्या बना लेंगे आप? इतर इतर द्वंद्व करके वागर्थु बना लेंगे ना। ठीक है सर, वागर्थु बना लोगे। ठीक है, तो अब क्या करेंगे आप? जी। तो वागर्थ औ, औ निकाल लो इसमें से, वागर्थ औ और इव, इनका परस्पर समास कर देंगे। कौन से करेंगे समास? तो समास करने वाला शास्त्र भी यही है। ठीक है सर।
ठीक है। जी। आवाज आ रही है मेरी? ठीक है सर। जी भैया आ रही जी है। सर। हम्म, है ना, वही कह रहे हैं। अलौकिक विग्रह में प्रकृत वार्तिक से इव के साथ वाकर तो विश्वबंत का समास हो जाएगा, और दो काम करता है वो, इव के साथ समास कराता है, और दूसरा विभक्ति अलोपश्च, विभक्ति का लोप का निषेध भी कर देता है। तो विभक्ति कौन थी? औ थी, इसके लोप का भी निषेध कर देता है। ठीक है सर, है ना, है ना। तो जब जी। लोप नहीं होगा तो क्या बनेगा? वागर था वही ऐसा का ऐसा ही रह जाएगा, सुप धातु को रोक देगा तो अव को अवादेश इत्यादि करके, ये तो जवा जवा लगेगा, अव को अवादेश इत्यादि करके वागर था भी वो बन जाएगा आपका। ठीक है सर। ठीक है सर। जी भैया। अब विभाव समास शुरू हो रहा है आपका, तो इतना ही रखा जाए। जी। जी सर। ठीक है, देख लीजिएगा अच्छे से इसको ना। सर वाणी शिक्षा